To have a talk with the mastermind of creating one of the most beautiful web series of the Jaipur city. What say? Welcome, Abid. तो सोनेश जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ही इज वन ऑफ माय वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, और not only good friend, one of the best artists that I've worked with in my career, who understands this art form, and who has learned so much over the time. Whenever he has got the time, he has learned so much. Yes. तो यार पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि what sort of preparation that you did as an actor, मतलब तुमने of course जब शुरुआत करी होगी तो you must have find something कि यार मैं एक्टिंग और एक्टर क्यों बनना चाह रहे थे. सबसे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन यही होता है कि when मतलब ऐसी क्या इंस्पिरेशन रही, क्या जर्नी रही, हाउ डिड इट वेंट, क्या मतलब. बहुत पहले मुझे जहाँ तक याद है, मैंने वैसे इतना डिटेल में कभी बताया नहीं है किसी को भी ऐसे पब्लिकली. सो 7th 8th क्लास में आई स्टार्टेड ग्रोइंग फैसिनेशन फॉर दिस फील्ड. सो मेरे डैड है, ही लव्स फिल्म सो मच, मतलब ही लव्स दैट मच कि हम सिनेमा हॉल में एक दिन में 2-2 फिल्में भी देख लेते हैं. सो ही लव्स दैट मच फिल्म्स. सो मुझे लगता है मैं बचपन से ही क्योंकि मेरे जो दादाजी थे, सो ही यूज्ड टू हैव हिज प्रोजेक्टर, और वो मेरे पापा को और बुआ जो भी उनके सिबलिंग्स हैं उन सबको फिल्में दिखाया करते थे बचपन में ऑन द वीकेंड्स एंड ऑल. सो आई थिंक वहां से उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं, शूटिंग भी देखी है. नायला एक जगह है जयपुर में जहाँ पे बहुत सारी शूटिंग्स होती थी पहले के टाइम में. सो उन्होंने बहुत सारी शूटिंग देखी है, बहुत सारे एक्टर्स से मिले हैं. सो उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फिल्में देखने का, और उनके इस फिल्में देखने से कहीं ना कहीं मुझे इंटरेस्ट आया इस फील्ड से जुड़ने का. तो धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि यार कैसे जुड़ सकते हैं. तो फिर मुझे 7th 8th क्लास के बाद में मुझे पता लगा कि कैसे लोग स्टार्ट करते हैं. सो 7th 8th क्लास में इंटरेस्ट आया, और सबसे बड़ी बात मैं एक्टर इसलिए भी बनना चाह रहा था क्योंकि जब मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, जो डिज़ायर थी एक्टर बनने की वो स्ट्रांग इसलिए हो गई क्योंकि जब मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया तो एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है जो आपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा होता. मैं आपको बताता हूँ कैसे. जब आप एक थिएटर प्ले करने के बाद में ऑडियंस के बीच में जाते हैं ना, तो हर इंसान जो आपसे मिलता है वो ऐसे होता है, ओह मैन यू डिड सो गुड, आई एंजॉयड इट. सो वो टाइम था कि आई वाज गिविंग समबडी सम हैप्पीनेस, और दे वर हैविंग सम पार्ट ऑफ माय लाइफ वेयर आई एम परफॉर्मिंग, एंड दे आर वेरी हैप्पी, एंड आई एम मेकिंग देम हैप्पी. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने थिएटर किया था मेरे 1st 2nd ईयर में कॉलेज टाइम में. तब ये चीज और स्ट्रांग हुई कि आई शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. और टचवुड आज भी वो चीज मैं फील कर पाता हूँ जब लोगों का मैसेज आता है नो ऑफेंस देख के, या फिर कोई टीवी. आई रियली लव जब लोग फोन करते हैं या फ्रेंड फोन करते हैं, ब्रदर आई सॉ यू ऑन द टीवी. तो बड़ा अच्छा लगता है अभी भी, और नो ऑफेंस को देख के लोग इंस्पायर होते हैं और उनको अच्छा लगता है देख के. तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन आई हैव चोजन एक्टिंग एंड स्टिल गोइंग ऑन. और अब है दूसरा सवाल उसी के अंदर कि हाउ डिड आई प्रिपेयर. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट एज एन एक्टर, सो आपको पहले तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्टिंग है क्या चीज, और हाउ डू यू डू इट. तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था थिएटर के साथ में. सो थिएटर से जुड़ने से आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कि एक्टिंग क्या चीज है, हाउ डू यू डू इट. ओके, सो मैंने प्रिपेयर किया थिएटर के साथ में. इसके अलावा मैं बहुत सारे स्टेज शोज करता था, नॉट जस्ट एक्टिंग. आई यूज्ड टू डू डांसिंग, और मैंने फैशन शोज भी किए थे, और मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 1-2 बार बड़े इवेंट्स वगैरह में भी गया था. तो इन सब ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आप स्टेज फियर निकाल सकते हो, आप कैसे बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर सकते हो. तो वो सब मेरे को बहुत हेल्प किया एज एन एक्टर व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग इन नो ऑफेंस. जब आपको 5-6 जने देख रहे होते हैं एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड यू हैव टू लिव अ कैरेक्टर, राइट. और नो ऑफेंस के अलावा अगर आप किसी टीवी सेट या फिल्म सेट, जब मैंने टीवी वगैरह में काम किया था, वहां 50-60 जने होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं. तो अगर आपके अंदर आपने थिएटर किया तो वो एक फेयर होता है, या आपने स्टेज पे गए तो वो एक फेयर होता है ना, वो हट जाता है या कम हो जाता है क्योंकि आप वो एनवायरनमेंट को पहले देख चुके हो. सो
doing theater, doing stage shows, be it dancing, modeling, have really helped me a lot. और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैं कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी अलग है, आप शायद टेक्निकली इसको उस चीज़ में ना इन्वॉल्व करें. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट और इसके अलावा भी अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हो जो कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है या चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, सो आई सजेस्ट एवरीबडी टू टेक सम हेल्प फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी, राइट. ये थोड़ा ऑफ जाके मैं बता रहा हूँ क्योंकि यू शुड टेक दिस एडवाइस एज अ फ्रेंड. आप मुझे एक फ्रेंड की तरह मेरी ये राय ले सकते हैं कि, और इस टाइम में तो मुझे लगता है बेस्ट टाइम होगा ये बताने के लिए. आप जब एक नया फ़ोन खरीदते हैं, नई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या नया टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ में मैनुअल आती है. तो अगर आप उसे समझ नहीं पाते हैं, टीवी कैसे चलाना है, वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है, फ़ोन कैसे चलाना है, तो आप मैनुअल खोल के और उससे देख लेते हैं कि भाई ये बटन दबाना है, ये करना है. सो उसी तरीके से हाउ टू लिव लाइफ. तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है जब आप कोई चैलेंज फेस करते हो या आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी चल रही होती है. सो इसका जवाब यही है कि आप वो मैनुअल्स कहाँ ढूंढेंगे. सो वो मैनुअल या वो तरीका है स्पिरिचुअलिटी से. सो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि हाउ यू शुड सीक स्पिरिचुअलिटी. आई विल सजेस्ट यू कि आप खुद जाएं, गूगल करें, बिकॉज हर इंसान का पाथ डिफरेंट रहेगा फॉर दिस. So how do you prepare? You prepare yourself on your art. You work on your art as an actor. And the second thing is, if you can develop your spirituality part, that will really help you a lot. Friends, आपने अब तक, no offense में आपने 5-6 साल काम किया है. अब तक का one of the most touching compliment you got for no offense, which really moved you or which really felt like, यार, yes, this is what I was maybe doing it for. यार आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत पर्सनल होते हैं यूट्यूब पे. कई बार मैं देखता हूँ उसमें बहुत लंबे लंबे कमेंट्स हैं, एक एक पैराग्राफ के, और वो लोग मेरे को ऐसे कमेंट्स बहुत टचिंग लगते हैं जो कि एक्चुअली मैं खुद की लाइफ से जोड़ते हुए, जैसे कि यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मेरा भी एक दोस्त था और ऐसे वैसे ये वो. तो वो चीजें जब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये तो बहुत काफी लोग मतलब पर्सनली इसको ले रहे हैं और फिर वो बता भी रहे हैं. तो मुझे ऐसे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. और एक पर्टिकुलर जो मुझे याद है कि आई थिंक शुभम नाम का ही लड़का था जिसने फेसबुक पे मुझे एक बार मैसेज किया था. आई थिंक उस वक्त तक जो 3 ही एपिसोड थे वो ही रिलीज हुए थे. तो उसने मेरे को मैसेज भेजा फेसबुक पे कि मैंने ये जो एपिसोड्स हैं ये देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया था. और मेरे फादर मेरे को क्या बहुत दिनों से प्रेशर कर रहे थे कि मैं उनके साथ उनके बिजनेस में काम करूं. बट आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स. आई वांटेड टू फॉलो माय हार्ट. आई वांटेड टू फॉलो माय पैशन. सो व्हाट आई डिड इज दैट आई made him watch those 3 episodes, and in return it helped his father to actually change his mind. तो उसके फादर ने कहा नहीं तू एक काम कर, तेरे को जो करना है जैसा करना है कर ले. और शुभम मैं ही हूँ. अरे यार क्या बात है भाई, लव यू टू. I really loved your comment at that time and I still remember it, so it means a lot brother, and I hope you are doing great. वो सामने आ गया. बड़ा कमाल. तो अब एज सच अपन ने देखा है कि यार कितने सारे प्रोडक्शन हाउसेस तो ओपन अप हो ही रहे हैं नए वाले, बट बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स भी ओपन हो रहे हैं. डे आफ्टर डे बहुत सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो रहे हैं. तो और आजकल जो प्रेफरेंस है, जैसे आजकल हर कोई 2 शब्द जानता है, एक तो NSD और एक FTI. मतलब ये इट्स लाइक ओ NSD से है तू, ओ FTI, मतलब एक आजकल एक समझ रहे हो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई एक सर्टिफिकेट है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है. तो यार मुझे बताओ पर्सनली कि क्या एक्चुअली में हमें एक फॉर्मल एजुकेशन है जो बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए, या फिर मतलब आई मीन एवरी आर्ट इज़ अ प्रैक्टिस्ड आर्ट. सब सारी जितनी भी आर्ट है इस दुनिया की सब प्रैक्टिस से और ज़्यादा मॉडिफाई होती जाती है. But is it important to actually have formal education in acting, particular acting? इसका जवाब मैं कहूँगा yes and no. So, मैं इसका फर्स्ट जो है yes उसका जवाब देना चाहूँगा बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए, क्योंकि मैं
समझता हूँ कि अभी जितने भी लोग देख रहे होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, इसलिए वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज होगी सारे ब्रशेस की, कि यार कौन सा पेंट मिलाने से कौन सा बन जाता है, और कौन कौन से पेंट अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से तरीके के पेंट्स होते हैं, राइट, तो इट विल रियली 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 हेल्प यू। सो कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप एज एन एक्टर सारी टेक्निकल चीज़ों से अवेयर होंगे ना, तो ये आपको बहुत हेल्प करती है। आपको पता होगा स्क्रिप्ट क्या होती है, आपको पता होगा कैमरा वर्क क्या होता है, आपको पता होगा कि एक कैरेक्टर क्या होता है, आपको ये पता होगा कि एक स्क्रिप्ट में आर्क क्या होता है, राइट। सो ऑफ कोर्स द यस आंसर इज व्हाई, बिकॉज इट विल रियली गिव यू अ लॉट ऑफ टूल्स और लॉट ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म एज एन एक्टर। बट इसके साथ में मैंने जवाब दिया है नो एज वेल। तो उसका ये कारण रहेगा अर्पित, बिकॉज आई थिंक कि बहुत सारे लोग अभी इस सिचुएशन में जहां वो ये नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ जाना, या उनके पास टाइम नहीं है, या फिर उनके पास में सोर्सेज नहीं है, एनएसडी या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट या आपके शहर में भी कोई इंस्टीट्यूट जाना। सो नो इसलिए कि क्या आप ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहे, तो क्या ये आपको रोक रहा है टू वर्क एज एन एक्टर? आपको एक रुकावट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है शॉर्ट फिल्म बनाना, तो यू शुड नॉट बी लाइक यार मेरे कोई एजुकेशन नहीं है, आई डोंट नो आई बी एबल टू डू इट और नॉट। यस, ट्रू, राइट। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल, अगर आप पेंटर बनना चाह रहे हो तो टेक आउट अ पेपर एंड पेंट। हु इज स्टॉपिंग यू? डोंट बी लाइक यार मेरे को तो पता नहीं कौन कौन से ब्रश होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं। आप एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे, राइट। और जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो कहीं गुना ज्यादा आप रिलेट कर सकते हैं, उस पे आप उस टूल को ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द एक्टिंग थिंग, तो अगर आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो खुद को ना रोके। अगर कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है, आप खुद शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक फॉर्मल एजुकेशन लिया उसके बाद ही आप अच्छा कर पाएंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि आप करियर के स्टार्टिंग में ही ये लें। मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूं जो बाद में जाके इस एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते हैं, तो बाद में ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट आई थिंक अर्पित, कि दिस इज द आंसर। देयर इज वन मोर क्वेश्चन शुद्धा पूछ रही है जो। हाँ बताइए। Sonesh, do you relate to any act, dialogue of no offense with your personal life, your real life situation incident? यस, एक डायलॉग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा ना, तो हमें खुद के लिए अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए। यस, सो मुझे लगता है ये नॉट जस्ट एक्टर, अगर आप सीए बनना चाहते हो, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, आप किसी बिजनेस में जाना चाहते हो, आप RS IS बनना चाहते हो, तो अगर आप अपने आसपास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हो, अगर कोई सोर्स नहीं है, तो आप ऑनलाइन देखिए, आप अपने लिए सोर्स क्रिएट कीजिए। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा सोर्स ये है कि आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली आप सीए या RS बनने के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, आई थिंक। So the second question will be, which was the most difficult scene for you to direct in No Offense and write and edit? And how did you overcome it? So if any aspiring director, writer or editor is watching it, so we'll get some tips and yes, sir. Writing prospects से अगर मैं बताऊं completely, तो देखो यार बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत बार writers जो होते हैं, इनफैक्ट कई बार ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाते हैं कि यार इतना तो मिल गया, जैसे आइडिया क्लिक हुआ, आइडिया तुरंत क्लिक होते ही फिर हम उसको स्टोरी डेवलप करने लग जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा एक चीजें होती हैं जहाँ पे आप उसको अटक जाते हो, मतलब ना तो आप उसका सेंटर सोच पा रहे होते हो, सेंटर सोच लिया तो अब एंड समझ नहीं आ रहा, एंड सोच लिया तो फिर सेंटर मतलब ये कांस्टेंट है। मतलब आप राइटर हो तो आप दिन रात इसी एक बीमारी से फाइट करते रहोगे कि अब आप एक्चुअली में कैसे लिखो, नया सीन कैसे डेवलप करो, क्या हो क्या नहीं हो। तो नो ऑफेंस के साथ तो मेरा सरदर्द बन गई थी एक्चुअली, स्क्रिप्ट लिखना मेरे लिए बहुत बड़ी सरदर्द बन गई थी नो ऑफेंस की। तो पहले जो 2 पार्ट्स थे वो ऐसा था कि क्योंकि दोस्तों से लगातार डिस्कशन चल रहा था, जैसे फर्स्ट पार्ट था तो ऑफ कोर्स वो शॉर्ट फिल्म की तरह था, सेकंड पार्ट आया तो फिर
वो जैसे गौरव तिवारी के साथ मैंने उसको डिस्कस किया था, तो गौरव तिवारी और मैं आपस में कर लिया करते थे कि हाँ यार ऐसी कुछ स्टोरी बन सकती है। देन आफ्टर दैट उसका थर्ड एपिसोड, तो थर्ड एपिसोड बन लिखने में बहुत टाइम लगा था मेरे को। बट मेरे को ये था कि यार मेरे कुछ एक पर्सनल दिक्कतें थी जो मैं सोसाइटी के साथ निकालना चाहता था थर्ड एपिसोड में। तो वो एक इंस्पिरेशन था जो मैंने वहां तक समाव कर लिया, ये 3 एपिसोड लिख लिए। अब भाई साहब, अब होते 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 इट स्टार्टेड रीचिंग, लाइक मैनी पीपल स्टार्टेड वाचिंग, कमेंट्स आने लगे, एक प्रेशर बनने लगा कि यार अब करे क्या इसके आगे, क्योंकि आगे कुछ भी स्टोरी समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि ये कहानी वहां वहां तक लिखी गई है जहां जहां तक हम लोगों की जर्नी रही है। भाई एज अ फिल्म मेकर अगर मैं देखूं तो अभय की जर्नी थर्ड एपिसोड तक जहां तक थी, वहां तक आई थिंक सॉर्ट ऑफ मेरी भी ऐसी थी कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में चल रहा था। हाँ, दूसरे घर वाले टोकते थे मेरे को, जो मेरे दूसरे परिवार वाले हैं कि यार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उसको मैंने फिर फूफा जी वाले कैरेक्टर में सारी भड़ास निकाल ली थी जो थर्ड एपिसोड में था। बट Yes. नए एपिसोड्स लिखने में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि नए एपिसोड्स जो थे वो चीज थी कि अब कंप्लीटली फिक्शनल आने वाला है। जितनी भी सीरीज जो तीसरे के बाद जो 4 5 6 7 एपिसोड आए हैं, वो बहुत फिक्शनल थे। उसमें कोई मतलब मेरी लाइफ से कुछ इंस्पायर्ड नहीं था या रिलेटेबिलिटी फिर, आप बट नहीं ले पा रहे हाँ, थे। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर मैं बहुत दिनों तक एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर द आइडियाज कि हाउ शुड आई मेक इट, हाउ शुड आई मेक इट। तो मैंने फिर एक प्रोसेस ये भी करी कि मैंने एक बोर्ड लिया, और उस बोर्ड पे मैंने क्या किया, बंटी, अभय और प्रीति, इन 3 कैरेक्टर्स को मैंने लिख दिया बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। अब इन 3 कैरेक्टर्स के मैंने सबसे पहले तो सारे कैरेक्टर ट्रेट्स लिख दिए कि यार ये इन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, अभी तक इन सब लोगों की ये कहानी दिखा दी गई है, तो अब क्या, अब इससे आगे क्या। तो फिर मैं रोज 1 महीने तक उस बोर्ड को देखता रहा कि यार कुछ तो होगा जो आगे बढ़ सकता है, कुछ तो होगा कि मतलब अभय की लाइफ में, या कुछ तो कोई तो चीजें होंगी। तो फिर उसके बाद फाइनली आइडियाज जो हैं वो क्लिक करते गए। फिर एक एक सीन करते 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 कई बार ऐसा हुआ कि शूट से 1 2 दिन पहले भी पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाया करती थी, जो बहुत नॉर्मल था। बट ये था कि हाँ, अब एक कहानी मिलने लग गई थी समहाउ आई रियलाइज कि आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है एज अ राइटर आपके लिए, वो कैरेक्टर की गोल पता होने चाहिए आपको, कि कैरेक्टर के गोल क्या है आपके मेन कैरेक्टर के। तो मेरे लिए ये एक चीज तय थी कि मुझे एक तो इस कैरेक्टर की प्रीति के साथ शादी नहीं करानी, अभय की। क्योंकि हुआ ये था कि अभय और देख लो प्रीति सुन लो सब लोग जो जानना चाह तो रहे थे। तो थर्ड एपिसोड तो भाई ऐसा था कि जिन्होंने भी देखा सब मेरे को आके यही बोलते थे कि अब तो इन दोनों अब की तो शादी शादी होगी हो ही भाई, जाएगी, अब तो अब तो शादी हो शादी ही होगी, मतलब जाएगी। कोई। मैंने, हाँ भाई मैं बुला लूंगा इन दोनों की शादी में, तुम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली में ऐसा था कि मैं भी वही सोच रहा था कि हाँ, हाँ यार अब कि ये जो इनकी है शादी आगे वाले होगी एपिसोड अभय में प्रीति मिल की। जाएंगे, और ये एक प्लॉट था, नॉर्मल प्लॉट था एक। बट मैंने सोचा कि यार जब लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, देन एज अ राइटर आई एम फेलिंग। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एज अ राइटर, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गो अहेड ऑफ योर ऑडियंस, जब तो आप उन्हें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दोगे। और एल्स तो जैसा वो सोच रहे हैं अगर आपने वैसा ही एज इट इज बना दिया, तो व्हाट्स द तो पॉइंट कोई ऑफ मेकिंग इट एनीवे। राइट। तो कई बार ऐसी फिल्म्स जो फेल होती हैं वो यही इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं होता। अगर आपके कैरेक्टर्स कुछ ऐसा एक्ट करेंगे जो कि उन ऑडियंस के लिए सरप्राइज है, जैसे अभय का इसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हमें लगा कि अभय यार इतना पॉजिटिव बंदा है, इतना नेक दिल है, काम रहता है, बट सडनली फ्रॉम गुस्सा, पॉजिटिव ही वेंट टू नेगेटिव। वो ऐसा बंटी गुस्सा पे भी और चिल्ला फाइट। रहा, और वो ऐसी ये सब चीजें हो रही। तो फिर दैट्स द थिंग दैट आई वांटेड टू राइट, यार ये है मजे वाली बात कि आप कैरेक्टर की एक डार्क साइड भी एक्सप्लोर कर रहे हो। अगर आप अच्छे अच्छे दिखा दोगे, अच्छे अच्छे कैरेक्टर में दिखा दोगे, तो मजा नहीं आता, बहुत वन डायमेंशनल चीजें हो जाती है। बट द मोमेंट यू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ अ कैरेक्टर, यू स्टार्ट रिलेटिंग विद हिम, बिकॉज क्या होता है कि आप भी यार डाउन द लाइन, ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, आप में भी कहीं कमियां हैं, आप में भी, आपको कई बार झूठ बोलना पड़ता है चीजों के लिए, कई बार आपको ना चाहते हुए भी वो चीजें करनी पड़ती है। सो देयर इज अ
you know, we are not 100% pure. If we were 100% pure, then we were like God. Only God can be 100% even we can pure. see flaws in God. मतलब God में भी लोग flaws देख लेते हैं. अरे बाप रे, पूछे मत भाई. मैं मतलब महाभारत पढ़ रहा था और I realized Krishna is God and my God, he is such a God. My God, Krishna is God. तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट चीज होनी जरूरी है राइटर्स में, जो भी मुझे सुन रहे हैं. सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए. एक सरप्राइज एलिमेंट रखो यार अपनी ऑडियंस स्टोरी के प्रिडिक्ट अंदर. ना कर पाए. If audience are predicting your story, then there is no point to write it at all. जो फर्स्ट आइडिया होता है ना आपकी स्क्रिप्ट का, वो आइडिया होता है जो 1000 लोग कर चुके हैं. तो उस फर्स्ट आइडिया को ना आप उसको एक्सप्लोर करो, उस फर्स्ट आइडिया को, एंड देन यू विल रियलाइज कि यार नहीं, इसको और फेरबदल करते हैं उसको. एंड देन व्हेन यू कम टू द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ व्हाटएवर दैट यू आर राइटिंग, यू रियलाइज कि यार ये है कुछ इंटरेस्टिंग. सो एनी स्पेसिफिक सीन जिसने आपको बहुत अटकाया या बड़ा दुविधा में डाला? ऐसा कोई स्पेसिफिक सीन याद है आपको जो आपको बार-बार लिखना पड़ा? यार एंडिंग सीन. मेरे को सब कुछ क्लियर हो गया था. यू मीन द एंडिंग ऑफ नो ऑफेंस. द एंडिंग जब अभय प्रीति से बात करके जा रहा है या प्रीति से बात करने वाला है, या जब वो प्रीति से एक्चुअली में बात कर रहा है जिस दिन, तो जो सब कुछ है, मतलब उसका अभी खत्म हो गया मामला फिल्म मेकिंग का. नाउ ही इज अ डिफरेंट पर्सन एंड नाउ ही वांट्स टू एक्सप्लोर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जिसे वो नहीं करना चाहता था बट ड्यू टू सम सिचुएशन. बट अब वो सीन ऐसा था कि अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कि इज इट अ हैप्पी एंडिंग और अ सैड एंडिंग, इज इट अ ट्रेजेडी और यू नो सॉर्ट ऑफ. तो आप क्या दिखाना चाहते हो? मतलब आप होप दिखाना चाहते हो या फिर आप होप को खत्म करना चाहते हो? हाँ, तो अब ये एक ट्रिकी पार्ट था यार, क्योंकि तू देख रहा होगा कमेंट्स में लोग इंस्पायर होते हैं. Yes, मैं जब वो अर्पित ने कैरेक्टर की हार थी. हाँ, तब मुझे लगता था यार अर्पित आर यू श्योर ये एंडिंग नेगेटिव तो नहीं है? बट इन द हेड ही न्यू, बोला नहीं यार आई वांट टू डू इट दिस वे. बट अब मुझे बड़ा लगता है कि यार व्हेन पीपल से वी आर इंस्पायर्ड, तब मुझे लगता है मैन दिस बॉय इज वेरी स्मार्ट. तो स्मार्ट वाली चीज तो यार एक्चुअली ये थी कि मैं, क्योंकि स्मार्टनेस तो कुछ नहीं थी, बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग इट विद मेनी पीपल. लाइक आई वाज डिस्कसिंग रेगुलरली अबाउट द एंडिंग. क्योंकि जब हम लोग म्यूजिक भी बना रहे थे अक्षय के वहाँ स्टूडियो पे, तो अक्षय आई यूज्ड टू हैव लाइक डिस्कशन फॉर आवर्स कंटिन्यूअसली कि यार इसका एंडिंग क्यों है ऐसा. He used to ask me, and then I used to explaining कि यार because this is what I want to show कि यार I want, if it's negative then let it be, it's life, it happens. Failure are the parts of life. I mean you just have to live with it and you have to move on, and then you have to see कि अब हम क्या better कर सकते हैं यहाँ से. And I remember I think दीपक भैया भी थे जिन्होंने गाना गाया था सजनी सीरीज के अंदर, और एक और सॉन्ग था सहर जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि अक्षय, मेरे में और दीपक भाई में एंडिंग को लेके एक्चुअली लड़ाई हो गई थी. एंड दीपक भैया वाज नहीं, ये नहीं होना चाहिए भाई, कि व्हाट इज दिस इज बुलशिट. तो कि बट समवेयर आई न्यू कि यू नो वी शुड शो द अभय's ह्यूमन साइड. Not everyone is perfect. Abhay is also not perfect, and if Abhay wants to explore that part of life, then it's completely okay. Everyone has a situation at their home. हम सबकी सिचुएशन है घर में, हम सबको कहीं ना कहीं यू नो हेल्प करनी ही है इन एनी वे अपने घर वालों को. तो अभय chose that path, even though he didn't want it to, but he chose it, and this is how it ends. And still people get inspired by it. It's so lovely to see. I mean it really makes me so happy. अरे यार लोग इंस्पायर हो रहे, कमाल है. यस, निशांत इज वाचिंग. तो उन्होंने पूछा है कि क्या आप इम्प्रोवाइज करते हो, स्पॉन्टेनियस रहते हो, इंट्यूशंस से परफॉर्म करते हो एज एन एक्टर, या आप प्रिपेयर करते हो? राइट, आई थिंक यही सवाल है निशांत का. तो मैं इसका जवाब दूंगा कि मैं बहुत सारा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ. मतलब स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी डिटेलिंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरी एक्टिंग में, कि स्क्रिप्ट बार बार पढ़ने से आपको क्लियरिटी रहती है कि कैरेक्टर कैसा है और कैसे सोच रहा है. बट आप देखेंगे नो ऑफेंस के अंदर बहुत लोग बोलते हैं कि इट फील्स वेरी नेचुरल. सो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं ज़्यादा जो अर्पित ने डायलॉग्स लिखे हैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट वैसा नहीं बोलता था. मैं अपनी डेली लाइफ की तरह भी उसे बोल देता था.
फॉर एग्जाम्पल अगर ये डायलॉग लिखा हुआ है बंटी उधर जा, तो मैं उसे ऐसे ही बोलता था, अरे बंटी यार उधर जाना, राइट और इस चीज में अर्पित मुझे टोकते नहीं थे कभी। सो दिस इज अ बिग रीजन कि मैं अपनी डेली लाइफ की तरह अपने एक फ्रेंड को चीज बोल देता था और वो नेचुरल लगती थी। सो प्रिपरेशन रहती थी बट पॉइंट टू पॉइंट डायलॉग या पॉइंट टू पॉइंट चीजें नहीं रहती थी। इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा होता था हमारे शूट के दौरान। आई थिंक Yes, श्वेता मैम अर्पित। का भी एक सवाल है, एंड व्हाट मेक्स यू पिक एनी आइडिया टू राइट? आइडिया तो डेफिनेटली जो आइडिया इंस्पायर करे, जो आइडिया दिन और रात सोने नहीं दे रहा हो, जो आइडिया ने आपका बैंड बजा रखा हो दिमाग का। और जब आप एक आइडिया पे स्टक डाउन हो जाते हो तो ऑलमोस्ट हर म्यूजिक में आपको वो आइडिया दिखने लग जाता है, ऑलमोस्ट लाइफ के डे टू डे बातों में वो आइडिया दिखने लग जाता है। एंड जस्ट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि दिस आइडिया इज समथिंग दैट आई वांट टू वर्क ऑन, आई स्टार्ट राइटिंग इट। आई डोंट नो ये बनेगा कब, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई नो कि इफ दिस आइडिया इज विद मी देन इट नीड्स अ डायरेक्शन, एंड आई समहाउ ट्राई टू राइट इट डाउन कंप्लीटली। तो जो एक्टिंग है उसके लिए अब, क्योंकि थिएटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक आज के टाइम पे टूल माना जाता है। पहले ऐसा होता था, आज से 10 साल पहले आई रिमेम्बर कि इफ यू आर फ्रॉम थिएटर no one will going to take interest in you, like production houses will say कि अरे नहीं यार तू बहुत लाउड करेगा, अरे तू कैमरे के सामने इधर उधर भागेगा। बट आज थिएटर को लेके ना चेंज हो रहे हैं परसेप्शन। आज ऑल ऑफ अ सडन पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल हु डू थिएटर, और जो पिछले 5-6 सालों से लगातार कर रहे हैं, एंड दोज एक्टर्स आर एक्चुअली गेटिंग चांस। तो आई मीन हाउ डू यू सजेस्ट कि एक एक्टर को एक्चुअली में थिएटर आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, या फिर इट्स जस्ट अ मिथ, एक मार्केट मिथ है ये, जिसका पार्ट मैं भी हूँ? सो मैंने थिएटर, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने थिएटर इतना सारा किया है, बट हाँ मैंने इतना थिएटर किया है। सी ये समझने के लिए कि थिएटर एज एन एक्टर यूजफुल रहेगा या नहीं, इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि थिएटर से आपको मिलता क्या है। आप जब थिएटर में जाते हैं तो एक प्ले आपको परफॉर्म करना होता है एक बड़ी टीम के साथ में, तो आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, तो आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। उसके बाद में आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है, या फिर आप बैक स्टेज काम करते हैं। अगर आप बैक स्टेज काम करते हैं तो आपको सेट को समझना है, उनकी प्रॉप्स को समझना है। अगर आप एज एन एक्टर काम करने वाले हैं तो आपको उस कैरेक्टर को समझना है और उसको जीना है, ठीक है। उसके अलावा थिएटर में आपको टीम वर्क सीखना पड़ता है, राइट। आप बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने वाले हैं, किसी की अलग सिचुएशन होगी, अलग नीड्स होंगी, अलग प्रॉब्लम्स होगी, अलग सीकिंग होगी, आपको उसके साथ में मैनेज करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक थिएटर में बहुत बड़ा पार्ट ये होता है कि आप जब परफॉर्म करते हैं आप बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं। जब आप स्टेज पे होते हैं, अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं। तो हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हमें वो समझना होता है, हमें स्टेज प्रॉप्स को समझना होता है, हमें कैरेक्टर को समझना होता है, हमें एक स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिलता है थिएटर से। तो ये तो पार्ट हो गया कि थिएटर से आपको क्या मिलता है। अब आप समझिए, अगर आप एज एन एक्टर काम करते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आपको उसको समझना पड़ता है, राइट। उसके बाद में आपको सिचुएशन को समझना पड़ता है। अगर आप एज एन एक्टर काम कर रहे हैं सेट पे तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टीम वर्क। सिर्फ आप एक्टर ही काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने काम को मैनेज कर रहे हैं। एक राइटर है जिसने स्क्रिप्ट लिखी होगी, एक डायरेक्टर है जो डायरेक्ट कर रहा होगा, एक कैमरा पर्सन है जिसके कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी। तो इट्स अ बिग टीम वर्क। लास्ट चीज़ ये होती है, जब आप सेट पे परफॉर्म करते हैं या थिएटर में परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, तो एक फियर ऑफ एक एलिमेंट होता है फियर का, वो भी ऐड होता है। सो आई थिंक अगर आप एक स्मार्ट पर्सन है तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कितनी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हैं थिएटर में और एक एक्टर के लिए। आपके पास में स्क्रिप्ट है, टीम वर्क भी आपको ज़रूरी है, और आपको एक कैरेक्टर को जीना है, चाहे वो कैमरे के सामने हो या ऑडियंस के सामने। सो आई थिंक अगर आप एक एज एन एक्टर काम कर रहे हो तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि थिएटर से आपको कौन कौन सी क्वालिटीज़ मिल जाए। और इसी के of course if you want to जैसा मैंने पहले बोला, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है थिएटर में करने की तो यू शुड डेफिनेटली नॉट गोइंग टू। और इसी के साथ एक और सवाल भी है यार, तो इज इट रियली इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, और इट्स जस्ट की एक्टिंग से?
जो हायरार्की बनती है फिल्म मेकिंग की, उसमें बहुत ऊपर होता है डायरेक्टर और एक्टर। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्टर कोई नीचे की पोजीशन नहीं होती, वो बहुत ऊपर की पोजीशन होती है। और अगर आप इतनी ऊपर पोजीशन पे बैठे हैं तो आपको नीचे वाले लोगों के बारे में सब पता होना चाहिए। उतना जितना ज्यादा आपको पता होगा उतना ही अच्छे से आप इस जॉब की सिंसियरिटी को समझ पाएंगे और इस जॉब में कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि कैमरा पर्सन को क्या जरूरत होती है, किस एंगल की जरूरत होती है, तो वो हेल्प करेगा। आपको पता होगा कि एडिटर को कैसे सीन काटना होगा, तो आप वो पॉज लेंगे या नहीं लेंगे। तो जितना ज़्यादा आपको राइटिंग, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ऑल, क्योंकि कॉस्ट्यूम एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहा है हमारे नो ऑफेंस के अंदर। लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं यार वो तुमने कैसे मैनेज किया। मैंने कहा यार वो तो मैं खुद ही मैनेज करता रहा, क्योंकि अर्पित यूज्ड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। कि मैं देखता था कि यार ये सीन हमने परसों किया था, उसमें क्या ड्रेस थी, तो मुझे आज कौन सी ड्रेस लेके जानी है, समझ रहे हैं। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप दूसरे पर्सन पे बर्डन कम डालेंगे और गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बहुत हेल्प मिलती है अगर, क्योंकि आप बहुत हाई पोजीशन पे होते हो फिल्म मेकिंग में, तो जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ज्यादा हेल्प मिलेगी टीम को एक अच्छा काम करने में। आई वॉन्ट टू नो हु इज योर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम नो ऑफेंस, बट एक्सेप्ट अभय, प्रीति और बंटी, एंड हाउ डू यू डेवलप योर कैरेक्टर्स? आई थिंक यार जिसका सबसे पहले मेरे दिमाग में नाम आता है, आई थिंक वो फूफाजी हैं। फूफाजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आई जस्ट विश आई हैव एक्सप्लोर्ड हिम मोर, क्योंकि यार वो आम जनता वाला नहीं होता थॉट एक दिमाग में कि अरे यार ये क्या करेगा, ये क्या फील्ड में कर रहा है काम, अरे पागल है, अरे फेल हो जाएगा। द सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी, लाइक ही इवन सेज कि अब ब्राह्मणों के नहीं करते ये सब चीजें, हमारे है ही कौन ब्राह्मणों का, एक अनुष्का शर्मा को छोड़ के, दैट सॉर्ट ऑफ गाय। तो एक मेरे को वो काफी, दूसरा मेरे को जो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है वो अनुज, जो प्रीति का दोस्त है। अच्छा, अनुज के साथ ऐसा है, ही इज लाइक अ एवरीडे नॉर्मल गाय, लाइक ही इज नॉट एम्बिशियस लाइक other characters, main characters in No Offense. He's a very simple guy. He finds happiness in a very simple situations, and I think वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा फादर, आई थिंक फादर को मैंने बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव से लिख दिया था, बट एक्चुअली में ऐसा है कि फादर का कैरेक्टर मेरे फादर से काफी इंस्पायर्ड है, एंड आई थिंक इनफैक्ट योर फादर इज रियली helps and motivates and supporting. So I think एक बुक, तो आई थिंक क्यूमुलेटिवली ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर्स ये लिखे हैं ये सभी मेरे फेवरेट हैं इन अ वे, और सब में कोई ना कोई क्वालिटी है जो मैं तुम्हें डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज बता सकता हूँ। बट यार देखो, कैरेक्टर्स लिखने का ना एक बहुत ही जो बेसिक तरीका होता है वो यही होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। हम एवरी डे इन आवर लाइफ वी मीट डिफरेंट पीपल, और हर किसी में कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटी होती है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हाउ इन योर स्टोरी दीज पीपल फिट इन। अब क्या होता है, सपोज कर तूने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, बहुत सारे लोगों में अलग अलग खूबियां हैं, पर अब तूने एक स्टोरी बनाई, पर वो एक स्टोरी में वो सारे तो इकट्ठे नहीं कर सकता तू, बट वो जो खूबियां तूने नोटिस करी ना, वो तेरी उस स्टोरी के हिसाब से बैठ रही नहीं बैठ रही, यार ये कैरेक्टर इस स्टोरी के इस हिस्से में होना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, मतलब वही ना, आप जैसे जो जर्नी करते हो। तो एज अ राइटर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्टोरी के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर फिट इन हो रहा है वहां पे। और नो ऑफेंस के तो क्योंकि रियलिस्टिक कैरेक्टर्स थे, अभी मैं एक फैंटेसी कहानी लिख रहा हूँ। और अच्छा, मैं फैंटेसी कहानी का भी एक क्रैक आप लोगों को बताता हूँ कि जितने भी अपन जो मार्वल की फिल्में देखते हैं और ये फिल्में देखते हैं, तो व्हाई वी आर सो इंस्टेंटली हुक्ड टू दीज फिल्म्स इज बिकॉज वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत, भले वो सुपर हीरो है, लाइक बहुत बड़े सुपर हीरो है, बट उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो दिक्कतें हैं जो एवरीडे लाइफ में जो वो झेल रहे हैं, वो बहुत ही ह्यूमन है। अब जैसे स्पाइडरमैन की बात करते हैं, स्पाइडरमैन 1 की बात करते हैं, स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है उसका जो सेकंड वो जो है वो है पीटर पार्कर। अब पीटर पार्कर के साथ क्या है, उसकी आम जिंदगी में उसका एक क्रश है, वो बंदी जो कभी उसको मिल नहीं रही। अपन भी बंदे ऐसे ही हैं मोस्टली, अपने को अपने क्रश आज तक कभी नहीं मिले
पीटर पार्कर जो है अपने घर का रेंट नहीं भर पाता, घर का रेंट एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आप क्या करते हो, आप ये छोटी छोटी चीजें लेते हो उन कैरेक्टर्स की, और जब वो सुपर हीरो बनता है ना, when like he's you know just swinging his babs across New York, you start feeling for him कि yes, क्योंकि ये हमारे जैसा नॉर्मल बंदा है, and suddenly when he has powers, so you are just with him, you get relate very very early to these characters. तो इन कैरेक्टर्स का क्या है, वनरेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ये वर्ड सीखा था, हमारी एक वर्कशॉप थी बॉम्बे में, तो वो वर्ड बार बार यूज हुआ, वनरेबल। वनरेबल इसलिए होना, अगर वनरेबल नहीं होगा आपका कैरेक्टर तो फिर तो वो मतलब इनफैक्ट सुपरमैन जैसा कैरेक्टर। मैंने भी एक इंटरव्यू देखा था आमिर खान सर जी का, जब वो नो ऑफेंस के लिए काम कर रहे थे। तो जब नो ऑफेंस बोल रहा हूँ, 3 इडियट के लिए जब वो काम कर रहे थे क्या? हाँ, जब वो आकाश कर रहे थे, जब वो 3 इडियट के लिए शूट कर रहे थे, तो उन्होंने राजकुमार हिरानी जी से पूछा, जब कैरेक्टर लिखा हुआ था उनका, तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा समझदार कैरेक्टर है और मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहता, मैं इसको एक फ्रेजाइल वे में करना चाहता हूँ। तो एक डायलॉग था, उन्होंने बताया कि एक डायलॉग होता है, वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि सर हमने पेंसिल क्यों नहीं यूज किया स्पेस में, हमने पेन ही क्यों डेवलप किया, राइट? तो उन्होंने, आमिर सर ने बताया कि जो डायलॉग वो इस तरीके से लिखा था, सर हम पेंसिल भी तो यूज कर सकते थे। तो वो इस तरीके से था, लेकिन उन्होंने बोला कि यार मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं कि सर हम पेंसिल भी तो यूज कर सकते हैं, उसमें पेन क्यों नहीं? बिकॉज ही सेड कि जितना ज्यादा कैरेक्टर वीक होगा ना, जितना ज्यादा उसमें ह्यूमननेस दिखाई दी जाएगी ना, उतना ज्यादा लोग उससे रिलेट करेंगे। अगर आप उसे देखेंगे तो वो बहुत फ्रेजाइल लगता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ही सुपर स्मार्ट, अगर उससे कुछ बंद हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। सो तब एक एलिमेंट जो आपने कहा कि सुपर हीरो भी बड़े फ्रेजाइल और रियल लगते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ बिग रीजन वी रिलेट टू द कैरेक्टर्स, क्योंकि वी आर इन अ वे वेरी फ्रेजाइल एंड कंफ्यूज इन अवर वर्ल्ड एंड लाइफ। एक ऋषिकेश ने सवाल पूछा कि आप कास्टिंग कैसे करते हो अर्पित? अरे अब क्या है कि मैं एक्टर्स से बहुत मिलता हूँ, मैं, मेरे को बहुत शौक है एक्टर्स से मिलने का। मैं जब एक्टर्स से फर्स्ट टाइम मिलता हूँ तो आई ऑलवेज सी what they are as a person and how they talk and how they are general way में वो कैसे लाइफ को प्रोस्पेक्ट करते हैं कि उनके लिए क्या है लाइफ। तो ये जब चीजें आपके नोटिस में आ जाती है ना, तो while writing your characters you always imagine कि यार ये बंदा कुछ ऐसा ही है, तो क्यों ना ये जैसे बंटी का था। तो I have always found उज्जवल दिया कि यार ये बहुत डिफरेंट आदमी है, ये इनका चाल चलन और बातें करने का जो तरीका है ये बहुत अलग है जनरल उससे। तो फॉर बंटी ही वाज माय फर्स्ट चॉइस कि ये परफेक्ट है यार। एंड सेम गोज विद यू, सेम गोज विद साक्षी। व्हेन आई फर्स्ट मेट साक्षी शी वाज सो स्माइलिंग एंड sort of a girl who was quite confident. Same with you as well, you were confident as well. तो वो फिर क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि यार he is the best guy who can do your। तो यार नो ऑफेंस का एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ मैं, अब तुमने तो मेरे से पूछ लिया बहुत सारे नो ऑफेंस के एक्सपीरियंस, तुम्हारा ओवरऑल तो स्टेज बाय स्टेज बताना मुझे, जैसे 1 से लेके 3 एपिसोड तक, 3rd एपिसोड। अच्छा, मैंने जो ट्रांजिशन देखा तुम्हारी एक्टिंग में वो 2nd एपिसोड में मुझे दिखा। 1st एपिसोड में ऑफ कोर्स लाइक यू वर नर्वस एंड यू आल्सो एडमिट दैट पार्ट, और हम सभी नर्वस थे क्योंकि यार देख, मैं मेरी नर्वसनेस, एक डायरेक्टर जब सेट्स पे नर्वस होता है ना तो उसके लिए बहुत ही नेगेटिव चीज हो जाती है। सो ही हैज टू बी काम एंड यू वर इक्वली काम एंड वी डिडंट न्यू कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। बट 2nd एपिसोड में आई सॉ अ वेरी डिफरेंट यू, आई सॉ अ मच मोर कॉन्फिडेंट एक्टर, लाइक यू वर नेचुरल। हाँ, ये ऐसा डायलॉग आ रहा है एकदम सट करके। फिर उसके बाद 3rd एपिसोड तक आते आते आई रियलाइज कि मुझे तुम्हें एक्चुअली में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ रही। व्हेन यू हैव अ स्क्रिप्ट एंड यू आर रीडिंग इट वेरी इन अ वेरी नेचुरल वे एंड यू आर एडिंग योर ओन थिंग। बाय 3rd एपिसोड यू वर क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रोवाइज कर रहे थे तुम्हारे। फिर उसके बाद 4th 5th 6th 7th में तो सिर्फ अपनी एक्टिंग को लेकर डिस्कशन नहीं होता था, अपने तो डायलॉग्स को लेकर डिस्कशन होता था कि यार कैसे। तो अब ये मेरे को बताओ, अब जैसे मैंने तो नोटिस करी ये जर्नी, हाउ वाज इट वाज फॉर यू इन योर ओन पर्सपेक्टिव, कि तुम्हारे लिए कैसे ये
मुझे और एज एन गाइस मैं एक्टर बता तुम दूं, क्या मुझे सजेस्ट करोगे? मुझे गाइस मैं बता दूं, मुझे पहली बार अर्पित ने खुल के बताया कि उन्हें मेरी एक्टिंग के बारे में क्या लगा। अदरवाइज क्या होता था, हमारा नो ऑफेंस का शूट खत्म होता था, मैं गाड़ी ड्राइव करते करते सोचता था यार पता नहीं कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, कैसा हुआ। घर पहुंचा, उसके बाद में पहला कॉल अर्पित को, हेलो ब्रदर, कैसा रहा आज का दिन? तो अर्पित, हाँ हाँ बढ़िया था ब्रदर, डोंट वरी। अच्छा क्या तुमने, अच्छा क्या, अच्छा क्या, डोंट वरी डोंट वरी। तो कहा यू आर सेटिस्फाई, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ हाँ सब बढ़िया था, सब ठीक था। तो पहली बार अर्पित ने मुझे डिटेल में बताया कि उन्हें मेरी एक्टिंग के बारे में क्या लगा। चलिए, तो जिस तरीके से अर्पित ने पूछा 1 2 3 इसी तरीके से बताता हूँ। तो जो फर्स्ट एपिसोड का शूट हो रहा था, तो एज एन एक्टर आई वाज हेल नर्वस, क्योंकि उससे पहले मैंने कैमरे के सामने काम नहीं किया। तो मुझे जब जब मैं लाइंस बोल रहा था तो आई वाज लाइक यार क्या करना है, इमोशंस को ध्यान में रखना है, लाइंस का ध्यान में रखना है। थिएटर किया था मैंने उससे पहले, लेकिन अब आपने थिएटर में तो कभी कैमरे के लिए एक्टिंग की नहीं, कैमरे के सामने नहीं किया, तो अब आपके यही दिमाग में चल रहा होता है कि यार थिएटर में तो आप ऑडियंस के लिए आप उधर भी फेस रखना होता है, उनको भी आप थोड़ा डायलॉग उनके सामने बोल रहे हो, तो बहुत इसी तरीके यही हो रहा था मेरे साथ, यार भाई करूँ क्या। तो बहुत ज्यादा नर्वस था फर्स्ट एपिसोड में लेके। लेकिन जैसे हमने शूटिंग स्टार्ट की, तो ऐसा होता है कि बहुत टेक्निकल टर्म में बताऊं तो 2 क्लोज शॉट्स होते हैं। तो प्रीति का पहले क्लोज शॉट लिया, तो जब साक्षी कर रही थी तब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा कि कहाँ अर्पित बोल रहा था गुड और कहाँ बोल रहा था नॉट गुड। तब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा कि अर्पित को क्या चाहिए। तो जब मैं साक्षी को देखे जा रहा था कि वो कैसे कर रही थी कैसे कर रही थी, साथ में मैं मेरे भी डायलॉग बोले जा रहा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लग गया था कि कहाँ अर्पित बोल रहा है गुड और कहाँ नॉट गुड। तो फर्स्ट एपिसोड तो इसी में निकला, जहां अर्पित ने बोला गुड तो मुझे लगा इसी तरीके से करना है, और जहां अर्पित ने बोला नॉट गुड तो अच्छा इस तरीके से नहीं करना। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में निकला फर्स्ट एपिसोड। सेकेंड एपिसोड भी मुझे थोड़ा पहले का आइडिया लग गया था। फर्स्ट एपिसोड में जो एक्सपीरियंस मिला था कि यार ये चीजें चलती है, ये चीजें नहीं चलती है। तो सेकेंड में आई वॉज ट्राइंग अदर थिंग्स, यार ये तो मुझे पता है, ये भी ट्राई कर लेता हूँ कि हाउ आई एम सपोज टू इमेजिन थिंग्स। अब जो थर्ड एपिसोड था ना, उसमें बहुत बड़ा मेजर चेंज ये था कि सेकेंड एपिसोड शूट करने के बाद में आई हैव शिफ्टेड टू मुंबई। सो अब मेरे लिए एक्टिंग करना हर दिन पॉसिबल था, बिकॉज आई यूज टू गो फॉर ऑडिशन। तो जब आप ऑडिशन पे जाते हैं तो आपको हर दिन 2 4 5 मिनट परफॉर्म करना ही होता है। तो जब अब मैं बार बार उस एक्टिंग वाले प्रोसेस के थ्रू जा रहा था, सो नाउ आई वॉज डेवलपिंग न्यू टूल्स। टूल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अब मुझे पता था कि मुझे क्या क्या चीजें इमेजिन करनी है, कैसे मेरी लाइंस को पहले पढ़ लेना है, कैसे मेरा एक इमोशन ग्राफ बनाना है। सो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर आप एक्टर हैं या एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ही शायद आप इसे इतना इजीली ग्रास कर पाएं। अब आया फोर्थ एपिसोड, तो मैं आप लोगों को बता दूं, शायद अर्पित ने कभी किसी को बताया नहीं है कि जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एपिसोड हैं वो कभी भी इस तरीके से नहीं बनाए गए थे। दे वर मेड एज अ फिल्म। तो क्या अर्पित मैं बता दूं आगे? डू यू वांट मी टू रिवील दिस थिंग? प्लीज। सो द थिंग वाज कि हमने ये सोचा था, आप अगर फोर्थ एपिसोड देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर कोई बोल रहा है कि अर्पित की मुस्टैच बड़ी सही लग रही है, सिंगम लुक। सो आप फोर्थ एपिसोड देखेंगे तो उसके स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि हमने सारी जर्नी वापस बताई। उसका एक कारण ये भी था कि हम बहुत टाइम बाद में एपिसोड डाल रहे हैं, बट उसका मेजर कारण ये था कि अर्पित वाज थिंकिंग टू रिलीज द फाइनल एपिसोड लाइक अ फिल्म, लाइक 2 hours, और उसको बीच में एक बार इंटरवल की तरह डिवाइड करते और उसको 2 एपिसोड में डालते, तो शायद आपको 3 एपिसोड के बाद में फोर्थ और फिफ्थ मिलते। तो इस तरीके से हमने प्लानिंग की थी। तो ये तो प्लानिंग रही अर्पित की, लेकिन अब मेरे लिए एज एन एक्टर वो ऐसा था कि आई वॉज इन माई हेड एंड एक्चुअली आई वॉज डूइंग अ फिल्म जिसमें एक स्टार्टिंग है, एक मिडिल है और एक एंड है। सो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि I always wanted to work in films as an actor. So no offense, 4, 5, 6, 7 was a film for me. Because उसका आप अगर एक साथ देखेंगे तो आप समझ पाएंगे एक पैटर्न है उसमें फिल्म जैसा। So उसमें अच्छे से मैं काम इसलिए कर पाया क्योंकि उसमें एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क मुझे दिख रही थी कि यार ये फोर्थ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और सेवेंथ पे यहाँ एंड हो रहा है। सो आई हैड अ प्रॉपर आर्क। तो मेरे को समझना उस कैरेक्टर को, मेरे को समझना कि यार ये इस सीन में अभय का गुस्सा कैसा होगा, सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो गया था। और एक कमजोरी भी मैं बता दूं, डोंट माइंड अर्पित, हमारे साथ में ये होता था कि ऐसा होता रहा अक्सर कि मुझे लास्ट का 5वां सीन तो मिल गया स्क्रिप्ट में, लेकिन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सीन है वो अभी शायद लिखा भी नहीं गया।
तो मेरे लिए एज एन एक्टर ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता था, सिर्फ यही समझना कि यार ये शायद कैरेक्टर ऐसा कुछ बोलेगा स्टार्टिंग में, तो एंड में ऐसा इमोशन दिखा देता हूँ। तो टचवुड सब सही हो गया, बिकॉज मेरी और अर्पित की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ चुकी थी तब तक। तो कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता था कि यार ये सीन मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे पता नहीं इससे पहले क्या क्या हुआ है, कैरेक्टर ने क्या क्या डायलॉग बोले। तो अगर मैं आपको बताऊं, बंटी के साथ में जो गुस्से वाला सीन है वो पहले हुआ, और उसके पहले के जो सीन है वो बाद में हुए थे। तो मेरे को ये कैलकुलेट करना था कि यार मैं गुस्सा कितना होऊंगा बंटी से। तो ये बड़ा एक ट्रिकी चीज थी, लेकिन आई थिंक यू गॉट माई आंसर कि फर्स्ट में कैसे मैं एज एन एक्टर था, सेकंड में एज एन एक्टर कैसा था, थर्ड में मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था मुंबई का, तो आई वाज गुड एज एन एक्टर। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस। एक बार फिर बोल देता हूँ, तो दिस वाज माय जर्नी, पार्ट ऑफ इट। एंड थैंक यू सो मच नो ऑफेंस को इतना ब्यूटीफुली बनाने के लिए यार। अब कितने सारे थैंक यूज चलते रहेंगे आपस में यार। फिर तो भैया अभी तो चलो फिर एक थोड़ा सैंटी सवाल से, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट वर्किंग ऑन नो ऑफेंस? यार एक तो सबसे जो सिंपल सी चीज है ना, वो ये है कि मेरे को नहीं लगता मैं अपने करियर में नो ऑफेंस जैसी चीज कभी बना पाऊंगा, टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज इट लिटरली टुक एवरीथिंग। मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगा था यार नो ऑफेंस को बनाने में, बहुत, और इतनी सारी चीजें रियलाइज हुई थी ना लाइफ में कि अभी क्या लगता है ना, फिल्में देख के अपन तुरंत 2 घंटे बाद फटाक से जज कर लेते हैं, अरे बकवास अच्छी थी, बेकार थी। बट आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली में साला कितना टाइम लगता है यार इन सब चीजों को बनाने में। एक पर्सनली डायरेक्टर जो होता है उसको, वो जब 2 साल तक कोई एक चीज को कैरी करके चल रहा हो एवरी डे इन हिज लाइफ, तो इट्स अ हेल टफ जॉब मैन। एंड विद नो ऑफेंस आई वुड से कि यार उस जैसी सीरीज तो नहीं बन पाएगी मेरे पूरे करियर में, मैं नहीं बना पाऊंगा इस जैसा काम। आई थिंक इट विल ऑलवेज गोइंग टू बी। जो लोग देख रहे हैं, मैं बता दूं, अर्पित डेफिनेटली इससे अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन नो ऑफेंस के लिए वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि मैं वैसा नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज वो हमने 0 बजट में बनाई है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टीम वर्क वी हैव डन, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। अगर हमें ऑडियंस का मोटिवेशन नहीं मिलता, उनके कमेंट्स नहीं आते, तो शायद हम 4th, 5th, 6th, 7th एपिसोड नहीं बनाते। क्योंकि जो सिचुएशन में हमने बनाया ना, उसमें बनाना इस पे फिल्म बन बहुत सकती है। हाँ कि हमने नो ऑफेंस कैसे बनाया। ओहो, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मतलब एक दिन हम शूट करके आ गए, उसके बाद में मेरे को अर्पित बोल रहा, भाई गलत हो गया, नहीं करेंगे अब आगे। So there were days when Arpit used to call me and I was in Mumbai, bhai, we are not making no offense anymore. So there were days like that. So I think you can imagine कितना difficult था। तो यार बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और सारे एक्टर्स प्लीज ध्यान से सुनना इस आंसर को। बाप रे, क्या पूछने वाले। क्योंकि सोनेश ने आई थिंक काफी इस पे वर्क किया होगा। तो यार सोनेश, मेरे को एक बात बता, जब तू ऑडिशन के लिए रेडी हो रहा होता है तो क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए एज एन एक्टर व्हेन यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर एन ऑडिशन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक एन ऑडिशन, इट्स लाइक अ फ्रिकिंग एग्जाम। देखिए, ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस के साथ में सीखी है। अगर आप इसको एक साथ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो शायद एक साथ नहीं कर पाए, बिकॉज एक्टिंग इज आर्ट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। आप प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, और टू गेट इन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब जाना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, तो इसी तरीके से अगर आप एक्टिंग में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको ऑडिशन देना पड़ता है, until unless you are a very known actor. So this is a process. So how do you prepare for audition? I'll say सबसे ज्यादा चीजें आपको प्रिपेयर करते टाइम भी याद रखनी है, और ऑडिशन के जगह पे या शूट जो भी होता है, शूट भी आर इन्वॉल्व इन दिस, उस जगह पे भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो आप आपकी जो बाइबल है, आपकी जो गीता है, आपकी जो कुरान है, वो है आपका सीन या स्क्रिप्ट। उसको लाइटली मत लीजिए। अगर आपको पता है सीन में क्या हो रहा है तो आप ये समझ पाएंगे कि कैरेक्टर क्या चाह रहा है, कैरेक्टर का मोटो क्या है, कैरेक्टर के इमोशन क्या है, और कैरेक्टर की पास्ट स्टोरी क्या हो सकती है, कैरेक्टर की फ्यूचर स्टोरी क्या हो सकती है। और स्क्रिप्ट आप समझिए, स्क्रिप्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, और उसके साथ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड
देयर इज अ बिग इम्पोर्टेंस, और इसको मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकता, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैं बहुत बाद में सीखा हूँ, समझा हूँ कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू मेक अ बैक स्टोरी फॉर एवरी सिंगल सीन. अगर ऑडिशन में आप अलग अलग सीन करते हो, शूट कर रहे हो, तब तो है ही, तब तो आपको बैक स्टोरी बनानी ही है. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑडिशन में सोचते होंगे कि यार मैं भी ऐसे सोचता रहा कि क्या इतनी ज्यादा जरूरत है बैक स्टोरी बनाने की. बहुत ज्यादा जरूरी होता है बैक स्टोरी बनाना. बैक स्टोरी बनाने से आपको कैरेक्टर समझ में आता है, आपको कैरेक्टर के अंदर बिलीफ बढ़ता है, आप कैरेक्टर के इमोशन को समझ पाते हैं. तो Yes. बैक स्टोरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो शूट करते टाइम हो या ऑडिशन करते टाइम हो. दूसरा चीज मैं 4 या 5 ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा. आई डोंट वांट पीपल टू गेट कंफ्यूज. Yes, 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 yes. दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट होती है, रेस्पेक्ट द पीपल हु इज टेकिंग योर ऑडिशन और हु इज शूटिंग. आप ये सोचे कि यार आई नो मोर देन द डायरेक्टर. आपको ये समझना जरूरी है कि फिल्म मेकिंग इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, और जो भी स्क्रीन पे दिखने वाला है वो डायरेक्टर की इमेजिनेशन से दिखेगा, एक्टर बाद में आता है. तो अगर कोई कास्टिंग पर्सन आपका ऑडिशन ले रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम. डोंट थिंक कि यार आप चाहे वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर हो, स्टिल आपका ऑडिशन लेने वाला कास्टिंग पर्सन ही है जो आपके ऑडिशन को आगे भेजेगा. So don't that. take them lightly. Listen to your casting director, and when you are shooting, जब मैं टीवी के सेट वगैरह पे जाता हूँ, तो I always go and talk to the director first. सीन होने से पहले आपका एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है. इसी तरीके से अगर आप ऑडिशन देने भी जा रहे हैं तो आस्क योर कास्टिंग डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में कि सर मेरे को ऐसा ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है ये कैरेक्टर ऐसा होगा ऐसा होगा. आस्क देम. So first is your script should be well prepared, make a backstory. Second is respect your casting director, listen to them. Respect your director, listen to them. Third thing is जब आप कोई सीन करने वाले हो in audition or in while shooting, और आपको लगता है यार ये चीज मैं करूं क्या. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि यार मैं ऑडिशन के लिए जा रहा हूं और हो सकता है वो मेरे को एक फॉर्मल लुक के लिए भी बोल दे, हो सकता है वो मेरे को मेरी बियर्ड है वो ट्रिम करने के लिए बोल दिया, तो अगर आपके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं और यूर लाइक यार वो ट्रिमर रखूं या नहीं रखूं, तो रख लो. हम इस चीज को बड़ा कभी कभी लाइटली ले लेते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स, यू डोंट हैव टू टेक दिस लाइटली. दिस इज योर प्रोफेशन. यू हैव टू बी वेरी वेरी रेडी एंड प्रिपेयर. प्रोफेशनलिज्म आपके काम में दिखना चाहिए. सो ये जो छोटे छोटे आपके दिमाग में आता है ना कि यार ये करूं या नहीं करूं, तो उसको एक्चुअली कर लो. सो आपको शायद ये लगे कि यार मेरी एक नंबर बियर्ड ट्रिम होने से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, लेकिन अगर डिफरेंस होने वाला है तो यू शुड डू इट. डोंट टेक इट लाइटली. तो एक बार आप फिर बता दूं, फर्स्ट यू हैव टू टेक योर सीन वेरी सीरियसली, उसको अच्छे से पढ़ें, बैक स्टोरी बनाएं. सेकंड, रेस्पेक्ट द पीपल यू आर वर्किंग फॉर, चाहे आप सेट पे हो, चाहे वो लाइट पर्सन भी हो, बी रेस्पेक्टफुल टू देम, चाहे वो कास्टिंग पर्सन हो, बी रेस्पेक्टफुल. एंड द थर्ड इज, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ तो कर दीजिए उसे, छोड़िए मत. So these are the things I've learned through the big process of auditioning in Mumbai, and by going to sets and seeing a lot of directors. There are big directors I have seen working, so I'll not take name, but मैंने यही सीखा है mostly. अच्छा, एक सवाल पूछा है दीपक जी ने, क्या मैं आपसे पूछ लूं अर्पित? What about No Offense 2 season 2? नहीं अभी कोई आइडिया नहीं है. यार देखो, ऐसा है कि स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, ये मेरे को समझ में आ गया. कुछ मैटर नहीं करता, स्टोरी सबसे 7 एपिसोड बनाने के बाद में जिन्होंने इतनी अमेजिंग स्टोरी लिखी है वो ये बोल रहे, मुझे पता लग गया. तो अब फाइनली क्या है कि वो भले ही वो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली बी इनटू द फ्लो. और जहां पे वो एंड हुई है ना, नो ऑफेंस, वहां मेरे को लगता है वो ऑलरेडी बहुत परफेक्ट एंडिंग है. इट्स जस्ट कि अगर सेकंड सीजन पे जाते हैं तो इट शुड बी मोटिवेटिंग इनफ फॉर मी टू होल्ड पेन एंड पेपर एंड थिंक अबाउट इट. इट शुड बी मोटिवेटिंग इनफ कि वो कैरेक्टर्स अब क्या करने वाले हैं वो मुझे मोटिवेट करने चाहिए, उनके एक्शंस मुझे मोटिवेट करने चाहिए. और एल्स देयर इज नो पॉइंट. यार स्टैंड अलोन फिल्म्स होती हैं इतनी सारी, जब उसको रिमेक कर रहे होते हैं लोग तो गालियां देते हैं कि अरे भाई क्यों रिमेक कर रहे हो, इसकी क्लासिक है, इसको मत छेड़ो. तो फॉर मी आई थिंक इट्स एट दैट स्टेचर, क्योंकि वो एक जर्नी रही है. क्योंकि अब हम ऑफ कोर्स नो ऑफेंस बनाएंगे तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें सुधर जाएंगी, बहुत सारे चीजें जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी. पहले नहीं थी, पहले हर चीज खुद से करनी पड़ रही थी. इनफैक्ट
म्यूजिक से लेके हर चीज, मतलब अक्षय ने जो एफर्ट डाला है साथ में मिलके, दीपक भैया थे पूरे टाइम स्टूडियोज पे, हम लोग साथ में गाने लिख रहे थे और ये वो, तो ये मतलब ये चीज दोबारा नहीं हो सकती, ये मुझे पता है। अब जो राइट। नो ऑफेंस बनेगा वो 1 महीने में उसका म्यूजिक कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने में उसका शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो इट वुड नॉट बी दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग। तो मैं भी यही बोलूंगा कि अभी कोई प्लान नहीं है सीजन 2 का एज ऑफ नाउ, कि हाँ वो आ ही रहा है। सो नो ऑफेंस के साथ में ये रहा है कि वो बहुत सिचुएशनल है, हुआ है तो हुआ है, और हमने इतनी कोशिश की है कभी कभी, मैं वो नहीं हुआ तो अर्पित नहीं हुआ। 4-4 महीने लगे रहे उसको करने के लिए, बट नहीं हुआ है। तो इट इज नो ऑफेंस बहुत ज्यादा सिचुएशनल रहा है। अभी तक ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है कि यस सीजन 2 आएगा। तो इट्स लाइक आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। राइट अर्पित? If a good production house backs up, like maybe why not, Amazon or Netflix shows some interest in our So we are putting a wish to the universe. Is it like that? देख लो यार, मतलब अगर चाहते हो तो चलो। ग्रेट Thank सेशन you, यार, thank you so much, so much, Arpit, for taking our time and having this thank you so much. conversation. So this a bye bye from our side. Bye Arpit. Thank you so much. Bye यार, bye. Bye. Take care everybody. Bye.